जैसा कि जैक ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार की 10वीं और 12वीं का जो एग्ज़ाम होगा वो पुराने पैटर्न यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पे लिया जाएगा और एक ही बार एग्ज़ाम होगा। तो इससे पहले जो ऑब्जेक्टिव का पूरा वीडियो डाल चुके हैं, अब ये सब्जेक्टिव में आते हैं। तो आज हम लोग 10वीं भूगोल में अध्याय 1 चैप्टर का नाम संसाधन एवं विकास के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर हम लोग दीर्घोत्तरीय यानी लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करेंगे। पहला प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं? तो संसाधन जो शब्द है वह अंग्रेजी के रिसोर्स शब्द से बना है, जिसमें री का अर्थ दोबारा तथा सोर्स का अर्थ है साधन, अर्थात पर्यावरण में उपलब्ध वैसे संसाधन जो हमारी आवश्यकता को पूरा करें वो संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो संसाधन मतलब समझ में आ गया कि वैसे जो भी साधन जिसका हम लोग यूज करते हैं वो हर कुछ संसाधन है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ये जो है 2010 उसके बाद के समय में भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के इस प्रकार से पूछ सकते हैं, या फिर क्वेश्चन पूछा सकता है कि जैव और अजैव संसाधनों में अंतर ज्ञात करें। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है वो 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। दोनों के बारे में देख लें। तो जैव संसाधन वैसे संसाधन जिसमें जीवन पाया जाता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। और इसमें एग्जाम में हमेशा उदाहरण पूछा जाता है, तो इसका उदाहरण जरूर याद कर लेंगे। जैव जिसमें जीवन है, जैसे मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं इत्यादि। अजैव संसाधन वैसे संसाधन जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है उसे अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे चट्टान, कोयला, लोहा इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट है समाप्यता या समाप्ति। समाप्यता मतलब समाप्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें। तो ये देख रहे हैं हम कि जैक में 2009 में, 2011, 2013 और वाले समय में पूछा गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखना है कि उत्पत्ति और समाप्यता दोनों में से कोई एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये देख लें हम। तो समाप्यता या समाप्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय देखें तो नवीकरणीय वैसे संसाधन जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी कि ये जो है अक्षय स्रोत होते हैं, यानी कि कभी क्षय इनका नहीं होता है। इसको हम लोग बार बार यूज करते हैं फिर भी क्षय नहीं होता है। जैसे सौर ऊर्जा यानी सूर्य से आने वाली ऊर्जा, सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है वो कहीं समाप्त नहीं हो सकती है। पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में जो समुद्र में ज्वार उत्पन्न होता है उससे जो ऊर्जा मिलती है उसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ये सब हो गए नवीकरणीय। अनवीकरणीय वैसे संसाधन जिनका उपयोग हम केवल एक बार कर सकते हैं उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या करेंगे, एक बार यूज करेंगे। जैसे पेट्रोलियम में पेट्रोल आता है, पेट्रोल को एक बार हम किसी भी वाहन में या कहीं भी डाल दिए, उसको यूज कर लिए, फिर दोबारा वो यूज के लायक नहीं रहता है। कोयला को भी एक बार जला दिए फिर राख हो जाता है वो। तो ये सबको दोबारा यूज नहीं कर सकते, केवल हम एक बार यूज करते हैं, उसको कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास क्या है? तो सतत का मतलब होता है हमेशा, अब पोषण का मतलब पोषण, यानी कि हमेशा जो पोषण मिलता है उसी को सतत पोषणीय कहते हैं। इसका आंसर देख ले हम। तो सतत पोषणीय विकास का अर्थ वैसे विकास से है जो संसाधनों और पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, अर्थात वर्तमान विकास की वह प्रक्रिया जो भावी पीढ़ी की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। यानी कि अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसको अभी समाप्त ना कर दें या अपना पर्यावरण को इतना प्रदूषित ना कर दें कि आगे आने वाले पीढ़ी को ये मिल ना सके। तो सतत पोषणीय का मतलब है कि अभी जो विकास हो रहा है वैसा ही विकास आगे वाले समय में हो, आने वाले लोग भी जो है संसाधनों से वंचित ना रहें। नेक्स्ट है, 3 राज्यों का नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो काली मृदा या काली मिट्टी को रेगर मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में यह मिट्टी मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठारों पाया जाता है। इनमें 3 राज्य निम्न हैं। ये 3 राज्यों का नाम इसी तरह से सीक्वेंस में लिखना है। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को देखने में आसानी होती है और नंबर स्पष्ट मिल पाता है। तो नंबर देख लिखना है, नंबर 1 गुजरात,
नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 मध्य प्रदेश। अब इस मिट्टी की मुख्य रूप से कपास की फसल उगाई जाती है, इसलिए इस मिट्टी को कपासी मिट्टी कहते हैं। ठीक है, ये छोटा सा मैप एग्जाम में बना देना है। इस मैप में कुछ केवल दक्षिण भारत को बनाना है और ये क्षेत्र को दिखा देना है काली मिट्टी का क्षेत्र। काली मिट्टी का क्षेत्र जो है अलग से जो मैप वर्क होता है, मैप से भी क्वेश्चन आएगा, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। मैप दर्शाने के लिए आता है, तो वहाँ पर भी हम काली मिट्टी को इस तरह से दर्शाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 विशेषताएं क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जैक 2010, 12 और आगे वाला समय में भी आया था ये। तो इसका आंसर देखें, तो भारत के पूर्वी तट के प्रमुख नदियाँ जो है गंगा है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी है, जो डेल्टा का निर्माण करती है। इन नदियों के डेल्टाओं में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा की विशेषताएं, इस मिट्टी की जो है मुख्य विशेषताएं निम्न है। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, चूना इत्यादि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा विशेषता क्या है? तो इस मिट्टी में गहन कृषि के रूप में चावल, गेहूं, मक्का इत्यादि की कृषि की जाती है। और फिर क्या करना है, नीचे एक छोटा सा मैप सिर्फ दक्षिण भारत का बनाना है, उसमें दिखा देना है नदी, जैसे गंगा नदी है, ये डेल्टा बना रही है गंगा नदी का। महानदी है, ये महानदी का डेल्टा बन रहा है। ये गोदावरी नदी का डेल्टा बन रहा है, ये कृष्णा नदी का डेल्टा, ये कावेरी नदी का डेल्टा। ये सब जो है ये पूर्वी तट के डेल्टा है और यहीं पर जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो 10, 11, 13 में आया है, अक्सर ये पूछा जाता है। इसको भी बहुत अच्छी तरीक़ा से याद कर लें। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में नदियों या जल प्रवाह तीव्र गति से होता है धार के कारण, जिस कारण मृदा अपरदन अत्यधिक होता है। इन क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्न कदम उठाने चाहिए। पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। पहला है सीढ़ीनुमा खेती। पहाड़ी क्षेत्रों में खेतों का निर्माण सीढ़ीनुमा करना चाहिए, जिससे जल का जमाव बना रहे और मृदा अपरदन नहीं हो। हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड भी जो हमारा है ये भी पठारी क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी जो खेतें होती है वह सीढ़ीनुमा होती है। ठीक है, ये सीढ़ीनुमा खेत हम लोग देखें कि ये देखने में लग रहा है जैसे सीढ़ी हो, तो पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा ही किया था, एक खेत यहाँ, फिर दूसरा खेत उसके नीचे, तीसरा खेत उसके नीचे। तो झारखंड में भी हम लोग देखेंगे किसी खेत में अगर खड़ा होंगे तो देखेंगे अगला खेत थोड़ा सा नीचे, उसके बाद नीचे रहता है, या नीचे खड़ा होंगे देखेंगे खेत जो है थोड़ा सा अगला खेत ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर है। ये जो पद्धति है यही पद्धति सीढ़ी की तरह है, तो इसी को सीढ़ीनुमा खेती कहते हैं। नेक्स्ट है समुच्च जुताई। तो पहाड़ी क्षेत्रों में खेतों की जुताई जो है ऊंचाई के समानांतर करना चाहिए, जिससे मृदा का अपरदन कम हो। समुच्च जुताई क्या है, ये समझ लें कि कोई भी ये खेत है और इसका ढाल अगर ऐसे है, इस प्रकार से इसका ढाल है, तो जो खेत की जुताई होगा वो इस प्रकार से होगा। इसमें हल जो है इस प्रकार से नहीं चलाएंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, ये धार नदी का जो है पानी का धार होगा उसको बहाने में कामयाब हो जाएगा ये। तो इस तरह से खेती नहीं किया जाता है, इसमें जो है इस प्रकार से ऊंचाई के समानांतर जो है जुताई की जाती है, वही कहलाता है समुच्च जुताई। नेक्स्ट है पेड़ पौधे की श्रृंखला लगाकर। तो पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ पौधों की श्रृंखला लगाने से क्या होता है, मिट्टी की पकड़ मजबूत हो जाती है, जिस कारण मृदा अपरदन नहीं हो पाता है। ये देख रहे हैं छोटा सा फिगर है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे ये वृक्षों की श्रृंखला लगा दी गई है। नेक्स्ट है अतिचारण को रोककर। अतिचारण यानी पशुओं द्वारा जो चारण होता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में पशुओं द्वारा हो रहे अतिचारण को रोकना चाहिए, जिससे वहाँ स्थित घास एवं झाड़ियाँ को बचाव हो और मृदा अपरदन ना हो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960-61 में से वन के अंतर्गत के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है? तो भूमि के उपयोग के तरीके को भूमि उपयोग प्रारूप कहा जाता है। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप निम्न रूप से पाए जाते हैं। भूमि उपयोग का मतलब हम लोग जो भूमि देखते हैं, धरती देखते हैं, धरातल देखते हैं, उसका कुछ न कुछ यूज हो रहा है। तो ये जो है प्रारूप, वन, बंजर भूमि, गैर कृषि कार्यों हेतु भूमि, अस्थायी चारागाह, उपवन एवं अन्य पेड़ पौधे वाले भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि, प्राचीन प्रतिभूमि, वर्तमान प्रतिभूमि, शुद्ध भूमि का क्षेत्र,
ये 9 जो हैं भूमि उपयोग प्रारूप हैं। तो हम कहीं पर भी भूमि देखते हैं, जैसे हम लोग का जो घर है, जो घर देखते हैं, जो घर बना हुआ है वो गैर कृषि कार्य हेतु भूमि आ जाता है। कोई भूमि देखते हैं वो परती पड़ा हुआ है, या तो वर्तमान या प्राचीन परती भूमि होगी। जिसमें कृषि कर रहे हैं वह शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन कृषि करें लेकिन फिर भी बंजर है तो कृषि और बंजर भूमि है। इस प्रकार से जो भी देखते हैं हम भूमि, वहाँ पर यही 9 में से किसी न किसी यूज में है। नेक्स्ट है, भारत के भूमि उपयोग प्रारूप को देखने से स्पष्ट होता है कि 1960-61 के अंतर्गत वनों के क्षेत्र 18.11% था। इस प्रकार वनों के क्षेत्रफल में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई। इसके प्रमुख कारण निम्न है। ऐसा नहीं वृद्धि नहीं हुई, लेकिन बहुत अच्छी वृद्धि नहीं हुई। इससे क्या क्या कारण हैं? तो बढ़ती हुई जनसंख्या, गृह निर्माण में अत्यधिक वृद्धि, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना, फर्नीचर निर्माण के लिए वनों की कटाई, दावानल जंगल में जो आग लगती है उस आग को दावानल कहा जाता है। नेक्स्ट है, परिवहन मार्ग निर्माण में वनों की कटाई और बहुमूल्य लकड़ियों के लिए वनों की कटाई। तो ये सब कारण से क्या होते हैं कि वन में वृद्धि नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है? ये भी 2009 में 2012 में आया है वो क्वेश्चन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास एक और जहां मानव के जीवन स्तर को ऊपर उठाता है, वहीं दूसरी ओर संसाधनों का भी अत्यधिक दोहन करता है। तकनीक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अत्यधिक दोहन या उपयोग निम्न तरीकों से हुआ है। पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट है, प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक विकास के द्वारा संसाधनों का समुचित उपयोग हेतु इसका मांग अधिक बढ़ गया है। इस कारण संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है, यानी जितना अधिक विकास हो रहा है उतना अधिक मांग हो रहा है, उस कारण दोहन हो रहा है। दूसरा है, बढ़ती जनसंख्या में जब तकनीक का विकास हो जाता है तो संसाधनों की मांग बहुत अधिक होने लगती है। यानी जनसंख्या बढ़ रही है और तकनीक का विकास हो गया है तो स्वाभाविक है संसाधनों की मांग बढ़ जाएगी, जिस कारण संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होने लगा है। तीसरा है, आर्थिक विकास नवीन उपकरण एवं तकनीक को बढ़ावा देता है, जिस कारण संसाधनों का खपत अधिक होने लगता है। और लास्ट पॉइंट है कि तकनीक विकास के कारण नए नए संसाधनों का उपयोग बढ़ गया है, जो संसाधनों का दोहन ही कर रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास द्वारा मानव विकसित हो रहा है, परंतु संसाधनों के अतिदोहन से पर्यावरण प्रदूषण भी उत्पन्न हो रहा है। इसलिए सतत पोषणीय विकास पर जोर दिया जा रहा है। यानी वर्तमान में जो विकास हो रहा है उस पर सतत पोषणीय विकास पर जोर दिया जा रहा है। इस प्रकार ये जो है चैप्टर ये कंप्लीट हुआ। सभी लोग इसको अच्छी तरीके से कॉपी में नोट कर लेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर बार एग्जाम में 2 क्वेश्चन श्योर रहता है। तो इसे याद कर लें, कॉपी में उतार लें। धन्यवाद।